बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ, जिसमें बरामदा $60 बिलियन तक ले जाने के लिए हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत की है और मुआशी टीम को टैरिफ निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने की भी हिदायत की गई हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दिया है। इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब लें, आज से 3 साल कबल आपने एक किस्सा सुनाया था, पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक 17 साल का लड़का था, तो उसने सोचा कि मैं ड्रामे और फिल्में और ये चीज़ें बनाता हूँ। उसने प्रोडक्शन हाउस बनाया और प्रोडक्शन हाउस में उसने ड्रामे बनाने शुरू किए और उसने फिल्में बनानी शुरू की। ये कॉमेडी का ज़रा इसको शौक था। अच्छा। कॉमेडी तो इसने बनाई एक फिल्म, इसकी बनी लव इन द बिग सिटी। उसके लिए ये शूटिंग करने के लिए जो है न्यूयॉर्क गया और उसमें इसने डेंटिस्ट का रोल प्ले किया, दंतान साज। ठीक है, हिट हो गई, कमाल फिल्म थी। फिर उसने उसका दूसरा हिस्सा बनाया, कॉमेडी फिल्म थी वहां पे बन रही थी, न्यूयॉर्क के अंदर फिल्म बन रही थी। तीसरा पार्ट बना, अच्छा। चौथा पार्ट बना, ये सुपर हिट होता गया ना ये बंदा। इसने फिर क्या किया कि इसने टीवी के लिए जो है इसने एक सीरियल स्टार्ट शुरू किया। उसका सीरियल का नाम था सर्वेंट ऑफ पीपल। देखे ना इसको, ये इतना बड़ा, ये बड़ा इसके सीजन चले हैं पूरे ना, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3। सीजन 1 खत्म होता है तो ये उसके सीजन 1 के आखिर में ये प्रेसिडेंट बना हुआ है। बड़ा पॉपुलर हो गया अपने मुल्क में ना, ये प्रेसिडेंट आ रहा है टीवी पर, बड़ा पॉपुलर हो गया। कॉमेडियन भी है थोड़ा सा वो भी। तो उसके बाद ये हुआ कि इसकी कंपनी के जो लोग थे, उन्होंने ये जो ड्रामा था, ये सर्वेंट ऑफ द पीपल, वो चले गए इलेक्शन कमीशन के पास और उन्होंने कहा कि ये सर्वेंट ऑफ द पीपल को एक सियासी जमात बना दिया जाए। अच्छा। 2017 में 18 में। और इलेक्शन कमीशन ने वहां पे उस सर्वेंट ऑफ द पीपल जो ड्रामा चलता था उसको सियासी जमात बना दिया। सर्वेंट ऑफ द पीपल एक सियासी जमात बन गई उस मुल्क की, और इस सियासी जमात 2018 में बनी। 2019 में इलेक्शन हुआ और ये मुल्क का सदर बन गया और इसका नाम है ज़ेलेंस्की। अच्छा। और ये यूक्रेन का जिक्र हो रहा है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं, ये 2022 में ग़ालिबन ये बात मैंने की थी। 2022 के आगाज़ में जब ये यूक्रेन की जंग की तरफ मामला जा रहे थे तो मैंने इनका बैकग्राउंड बताया था। अब ये जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के, ये यूरोप के तकसीम होने का सबब बन गए। यूरोप को इन्होंने तकरीबन उस जगह ले जाके खड़ा कर दिया जहां यूरोप बतौर यूरोप। इस पे भी हमेशा डेफिनेशंस के ऊपर बहस मैं भी करता रहा हूँ, और ज़ाहिर है और भी दुनिया में बहस होती है कि यूरोप से क्या मुराद है। ये तो यूरेशिया है, ये तो एक कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि अगर आप इसको और फैला दें तो कहीं पे इसमें जो है वो मतलब फिर तो यूरेशिया में चाइना भी आ जाता है। तो यूरोप के ऊपर जो है वो बड़ी बात चलती है। यूरोप के अंदर तो फिर अगर यूरेशिया कॉन्टिनेंट को लें तो उसमें तो साउथ एशिया भी आ जाता है, सेंट्रल एशिया भी आ जाता है। तो बहरहाल तो यूरोप जो है उसमें अब ये है कि ये यूरोप के टूटने का या यूरोप के तकसीम होने का, यूरोप एंटिटी के तौर पे तो पहले ही तकसीम है ना। एक EU है, एक नेटो है, एक कई दफ़ा बात हो चुकी है उसमें, कई उसमें शेंगन है, फिर बहुत सारे हैं। लेकिन जो पता यूरोप अभी तक किसी को नहीं पता। बरतानिया निकल गया, बरतानिया नेटो में है तो बरतानिया यूरोप में है या नहीं है, ये एक सवाल है। तो ज़ेलेंस्की जो है वो यूरोप के टूटने का एक सबब बने हैं। अच्छा, पिछले 24 घंटे जो हैं वो बड़े शदीद तनाव में गुजरे हैं, और वो तनाव इस तरह से रहा कि जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं उनके दरमियान और जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान शदीद जुमलों का तबादला हुआ है। और वो जुमले इस तरह से हुए कि ये तो कल मैंने इस प्रोग्राम के क्लोजर के वक्त ही बात हो गई थी कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने सऊदी अरेबिया का दौरा मुलतवी किया, और हमें, मेरा कम से कम ख्याल है कि उन्होंने बहुत बड़ी आइसोलेशन में वो चले गए। उसकी वजह ये है कि सऊदी अरेबिया का जो रोल है इस वक्त भी, और क्या सऊदी अरेबिया हो या चाहे तुर्किया हो या चाहे कतर हो या UAE हो, या जो भी ममालिक सालिसी का किरदार अदा कर रहे होते हैं ना, उन पे बड़ी जंगों, बड़ी तलखियों के दौरान उन पे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जैसे एक मरहले पे नेतन्याहू जो है उसने कतर को बुला भला कहना शुरू कर दिया था।
तो इस मरहले में जब यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इन मुल्कों ने, टर्की, इन मुल्कों ने कैदियों की रिहाई करवाई है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, सालिसी का किरदार। अब ज़ाहिर सऊदी अरेबिया ने इस वक्त बहुत बड़ा एक रोल प्ले सऊदी अरेबिया कर रहा है, और वो रशिया और अमेरिका के दरमियान जो बात हो रही है वो सऊदी अरेबिया में हो रही है और उन मुल्कों की ख्वाहिश पे हो रही है। और ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया के लिए बड़ी बात है। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने मियामी में उस तकरीब में भी शिरकत की जो कि सऊदी अरेबिया का के सॉवरेन फंड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट फंड के हवाले से, सॉवरेन फंड के हवाले से हुई है। लेकिन यह है कि तलखी जो मैं बात कह रहा हूँ कि क्या यूरोप एज एंटिटी टूट गया है, तो तकरीबन हर तरह से, चाहे उसको ईयू ले लें, चाहे आप नेटो ले लें, चाहे आप उसको जो भी कहें, और एक और अभी जो थोड़ी देर पहले खबर आ रही है उसके बाद तो बिल्कुल ही तकसीम दर तकसीम हो गई है। और आगे मुझे नहीं पता कि अब ये मामलात आगे अगले चंद रोज में, आज 20 तारीख को, ये ज़हन में रखें, आज 20 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप का 1 महीना हुआ है। अभी उनके 4 साल हैं, अभी उनका 1 महीना हुआ है। 20 जनवरी को उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया था, और 20 जनवरी से 20 फरवरी तक की दुनिया देखें आप, उन्होंने क्या कुछ 1 महीने में कर दिया है, 1 महीने में। अच्छा, अब ज़ेलेंस्की जो है वो चले गए टर्किया से कीव पहुंच गए थे। कीव पहुंच के उन्होंने वही जो बात की थी कि ये अपने इन डिसइंफॉर्मेशन बबल में रहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और ये सारी उन्होंने बातें की। और ये जो है ये बड़ी उन्होंने बात की कि मैं मुल्क का सौदा नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो उसके बाद एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की, और वो पोस्ट जो है अगर स्लाइड 1 देखें तो उन्होंने कहा, थिंक ऑफ इट अ मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन। अच्छा, ये कॉमेडियन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो इसलिए मेरा ख्याल है वो थोड़ी देर पहले जो हमने किस्सा सुनाया है अपना, दोबारा सुना है 2022 का किस्सा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कॉमेडियन कह के मुखातिब किया है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में। फिर वो कहते हैं एक मामूली सा कामयाब कॉमेडियन ज़ेलेंस्की जो है वो अमेरिका की बात कर रहा है, जिसने $350 बिलियन एक जंग में डाल दिए जिसको जीता नहीं जा सकता था। दैट नेवर हैड टू बी स्टार्ट, जिसको शुरू ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये ऐसी जंग जो कि उसने, दैट ही विदाउट द यूएस एंड ट्रंप विल नेवर बी एबल टू सेटल, जो कभी हमारे बगैर सेटल नहीं हो सकती। यूनाइटेड स्टेट्स ने $200 बिलियन से ज़्यादा यूरोप को दिए, और यूरोप की जो पैसा है वो गारंटीड है, लेकिन अमेरिका को जवाब में कुछ नहीं मिला। जो कुछ तय हुआ वो यूरोप के साथ तय कर लिया। ये बड़ा सख्त प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान था, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा फिर कि वाई डिडंट स्लीपी जो बाइडेन जो कि नींद में रहते थे तो उनको स्लीपी जो बाइडेन कह के मुखातिब करते थे। स्लीपी जो बाइडेन जो है वो उन्होंने इक्वलाइजेशन की क्यों नहीं डिमांड की। और ये जो है यूरोप के लिए ज़्यादा आम है, हमारे लिए आम नहीं है। हमारे लिए बड़ा खूबसूरत ओशन है दरमियान में, यानी अटलांटिक ओशन हमें अलग करता है यूरोप से। ये यूरोप की जंग है, हमारी जंग नहीं है। खूबसूरत ओशन है बीच में। ऑन द टॉप ऑफ दिस, ज़ेलेंस्की एडमिट्स दैट हाफ ऑफ द मनी वी सेंड हिम इज मिसिंग। आधे से ज़्यादा पैसा तो खो गया है, यानी करप्शन में तो खुद फायर करता है ना ज़ेलेंस्की अपने सारे लोगों को। ही रिफ्यूजेस टू हैव इलेक्शंस, वो इलेक्शन भी नहीं करवा रहा। is very low in Ukrainian polls, and the only thing he was good at was playing Biden like a fiddle. A dictator without elections, बगैर इलेक्शंस के डिक्टेटर बैठा है। ये सख्त अल्फाज हैं ज़ेलेंस्की के लिए। ज़ेलेंस्की ने इलेक्शन तो नहीं करवाए मई में। ज़ेलेंस्की बेटर मूव फास्ट, या तेजी से वो मूव करे, और ही इज नॉट गोइंग टू हैव अ कंट्री लेफ्ट। पीछे उसका मुल्क नहीं बचेगा, यूक्रेन नहीं होगा। In the meantime, we are successfully negotiating to end to the war with Russia. Something all admit only Trump and the Trump administration can do. ट्रंप और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। बाइडेन ने कभी ट्राई भी नहीं किया, और यूरोप हैज फेल्ड टू ब्रिंग पीस, एंड ज़ेलेंस्की प्रॉब्ली वांट्स टू कीप इट ग्रेवी ट्रेन गोइंग। ये जो ग्रेवी ट्रेन है, धांधली घपला सारा ये जो उलझा के रखा हुआ, ये चलती रहे आगे करप्शन की। आई लव यूक्रेन, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है उसने टेरेबल जॉब किया। हिज कंट्री शैटर्ड एंड मिलियंस हैव अनसक्सेसफुली डाइड, एंड सो इट कंटिन्यूस। तो ये इस कदर सख्त बयान आया प्रेसिडेंट ट्रंप का, और प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान के बाद जो है वो यानी कॉमेडियन, डिक्टेटर, इलेक्शंस नहीं है, पैसा हमने दिया है जिसमें से आधा मिसिंग है। जो
नायब सदर हैं जेडी वेंस, उन्होंने उसके बाद डेली मेल में से उन्होंने बात की है। फर्स्ट स्लाइड अगर हम देख सकें तो डेली मेल से उन्होंने बात की, उन्होंने वार्न किया ज़ेलेंस्की को कि वो अफसोस करेगा, ज़ेलेंस्की विल रिग्रेट बैड माउथिंग ट्रंप, वो रिग्रेट करेगा ट्रंप के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, एंड कंडेम्स हिज एट्रोसियस रिस्पॉन्स टू पीस टॉक्स। ठीक है, अच्छा, तो अब यह है कि ज़ेलेंस्की जो हैं वो एक हवा में इस वक्त हो गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें, हाथी के पैर में सबका पैर, और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में जो उसने गुफ्तगू की और जवाब में अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये बात करनी पड़ी, ये जवाब देना पड़ा उनको, तो उसके बाद एक समझें कि जो तलखी थी वो अब एक बाकायदा इस सूरत हाल में चली गई है कि ज़ेलेंस्की हैं या नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो ज़बान इस्तेमाल हुई है, तुम एक कॉमेडियन हो, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी सख्त इसके ऊपर बात भी हुई कि क्या प्रेसिडेंट को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या कोई मतलब है कि बस हज़ार रास्ते होते हैं सुपर पावर्स के पास, लेकिन प्रेसिडेंट हमने कहा कि नहीं, मैं जवाब दूंगा, मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है, और पब्लिकली दूंगा। तो बड़ा एक गैर मामूली ये मैसेज उन्होंने कन्वे किया ज़ेलेंस्की को, और उसके बाद जो है वो यूरोप के अंदर एक सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई, क्योंकि इस दौरान जो है वो एक तो बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं केयर स्टेमर, वो जा रहे हैं कमिंग वीक में, उनकी मुलाकात हो रही है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप से, लेकिन उसके साथ ही एक और शख्सियत भी अमेरिका जा रही है और ट्रंप से मुलाकात कर रही है। दोनों शख्सियत अलग अलग मुलाकातें करेंगी, लेकिन बात इनकी एक ही होगी। एक तो प्राइम मिनिस्टर बरतानिया के हैं, दूसरा प्रेसिडेंट मैक्रोन है फ्रांस के, वो भी, उनकी भी मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप से। ये वो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं जो पिछले दिनों 2 मीटिंग्स यूरोप के रहनुमाओं की कर चुके हैं, और जिन मुलाकातों के दरमियान बड़े बड़े धमाके, यानी धमाके, सियासी धमाके कहें उनको, वो हुए हैं कि भाई वहाँ पे जेडी वेंस भी मौजूद थे, वहाँ पे मार्को रूबियो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये तो हम यूरोप के अंदर ये पिछले चंद दिनों में हुआ है ना, जो भी सारे मामला, और फिर सऊदी अरेबिया के अंदर कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी हो गई, फ़ौरन ही डिसाइड हुआ, फ़ौरन मीटिंग तय हो गई, और ये ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भी ऐसी तय होगी कि अगले 48 घंटों में ये मुलाकात होने जा रही है, दुनिया देखती रह जाएगी। जितनी तेज़ी के साथ ये म्यूनिख और रियाद और ब्रसल्स के दरमियान ये मामलात हुए हैं, पिछला पूरा हफ्ता मंडे से शुरू हुआ है, और मंडे के इसी हफ्ते के अंदर सारा मामला जो है वो दुनिया एक जगह से दूसरे पुल पे जाके खड़ी हो गई। और यूरोप कहाँ पे, प्लान ये बड़ा अजीब सा लेके जा रहे हैं। ये प्लान जो है ये बहुत ही अजीब प्लान है। प्लान ये है जनाब कि कोई 30,000 फौज जो है यूरोप की, 30,000 फौज या उससे कम, उसको जो है वो जो मशरकी यूरोप के जो ममालिक हैं, जो यानी जो ईस्टर्न फ्लैंक है, अगर हम 4 स्लाइड देखें तो वहाँ पे उसको तैनात कर दिया जाए 30,000 फौज को। अच्छा, इस स्लाइड, ये जो ट्रूप्स हैं, ये जो हैं ये जॉइंट यूरोपियन फोर्सेस होंगी, और ये फोर्थ अगर हम दिखा दें मैप तो यहाँ पे इस पर बात कर सकेंगे। तो और उसके साथ जो है वो फ्रांस होगा, ये ट्रूप्स यहाँ डिप्लॉय हो जाएंगी, और रशिया अगर अटैक करता है, रशिया की तरफ से अगर अटैक होता है, तो उस सूरत में जो है वो ये ट्रूप्स जो हैं ये मुख्तलिफ शहरों में होंगी, यूक्रेन के फ्रंट लाइन पे नहीं होंगी, शहरों में होंगी, न्यूक्लियर जो उनके इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे होंगी, एनर्जी इंस्टॉलेशंस पे होंगी, और उसके अलावा उनका जो मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर का, उसको सिक्योर कर रही होंगी। और इन केस अगर वहाँ से रशिया आता है तो रशिया को फिर आगे खामोशी है, तो ये रशिया ये वहाँ पे शहरों को डिफेंड करेंगी। ये इससे ज़्यादा भोंडा प्लान कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है। और साथ ही वो कह रहे हैं कि जी एक जो ब्लैक सी है उसमें भी वॉरशिप्स वगैरह को भेज दिया जाए, तो इस तरह से नेटो होगा नहीं, नेटो नहीं होगा, यूरोप के मुल्क होंगे, और उन मुल्कों में जो है वो बरतानिया होगा। अच्छा, फ्रांस उसमें नहीं जा रहा, जर्मनी भी नहीं जा रहा, और जो मुल्क हैं वो उसमें दीगर ममालिक हैं, लेकिन ये है कि उसमें एस्टोनिया है, जो है वो लेटविया है, लिथुआनिया है, बाकी मुल्क हैं सारे, लेकिन उसमें बड़े मुल्कों में तो बरतानिया है। अब जो बात यह है कि पहला तो ये प्लान जो है ये बड़ा अजीब सा है, इसलिए कि आर्टिकल 5 के तहत अगर यूक्रेन में अटैक होता है
अच्छा, उनका ये कहना है कि यूक्रेन पे अगर अटैक होता है, ये बड़ा मतलब, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, लेकिन ये प्लान कुछ इसमें गड़बड़ है। वो ये कहते हैं कि यूक्रेन पे अटैक होता है और ये नेटो के ममालिक के फौजी उसकी जद में आ जाते हैं, तो आर्टिकल 5 के तहत नेटो के तमाम ममालिक कूद पड़ेंगे। ओ भाई, नेटो के मुल्क वहाँ पे किस हैसियत में चले गए किसी और मुल्क में? वो नेटो की का तो नाम उन्होंने यूज़ नहीं किया, नेटो का तो नाम यूज़ नहीं किया। इसकी तो क़यादत जो बरतानिया, और इसमें जर्मनी भी नहीं है, इसमें जो है फ्रांस भी नहीं है, इसमें जो है वो इटली भी नहीं है, इसमें स्पेन भी नहीं है, पोलैंड भी नहीं है, जो कि खुद वहाँ सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो फिर सवाल ये है कि ये यूक्रेन में बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर डालते हैं, तो बूट्स ऑन द ग्राउंड में ये कैसे होगा कि जी ये तो देखें ना, ये तो ऐसे हुआ कि जैसे नॉर्थ कोरिया के फौजी आ गए थे, जो इल्ज़ाम लगा था कि नॉर्थ कोरिया के फौजी थे, और थे गालिबन या नहीं थे, जो रशिया में आ गए थे। अब अगर वो फौजी मारे जाते तो सवाल ही पैदा हो रहा था कि क्या वो पूरा नॉर्थ कोरिया इन्वॉल्व हो जाएगा बीच में, और नॉर्थ कोरिया के कोई एलाइज भी आ सकते हैं बीच में। ये बड़ा एक रिस्की, लेकिन यहाँ पर तो और वही बात इन्होंने उठा दी है। अब इसको ये, लेकिन इसमें सारी जो एयर पावर है, ये जो फोर्स होगी 30,000 की, इसकी जो एयर पावर है पूरी, इसकी जो सप्लाई होगी, वो सप्लाई, इसको जो कवर होगा वो एयर कवर अमेरिका देगा। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं, अमेरिका के जो जेट्स हैं, ठीक है, जो उनके फाइटर जेट्स हैं वो, और मिसाइल्स उनके जो कि ईस्टर्न फ्लैंक में मौजूद हैं पहले से, वो इस फौज को एयर कवर देंगे इन केस ऑफ अटैक। ये तो बड़ा एक अजीब सा फॉर्मूला है, और इस फार्मूले को जो है इन्होंने अभी जो इजलास दूसरा वाला हुआ है यूरोपीय ममालिक का, उसमें इसको डिस्कस करके और इसको इन्होंने एक फाइनल शक्ल दी है, और ये प्लान लेके ये जा रहे हैं अमेरिका। अच्छा, अब अमेरिका इसको एक्सेप्ट करता है तो बड़े सवालात हैं कि भाई कैसे, सारे मुल्क क्यों नहीं आ रहे, अमेरिका के क्यों देगा, बरतानिया क्यों नहीं आ रहा, बरतानिया तो आ रहा है, बाकी मुल्क क्यों नहीं आ रहे, फ्रांस क्यों नहीं आ रहा, जर्मनी क्यों नहीं आ रहा, बाकी मुल्क क्यों नहीं आ रहे, वो खर्चा कौन देगा, ये करेगा। तो ये मेरा ख्याल है इसीलिए ये एक नॉन स्टार्टर सा है कि रशिया ने, अगर हम 7 स्लाइड देखें तो इसको रशिया ने मुस्तरद कर दिया। वो कह रहे हैं कि नेटो का किसी मुल्क का कोई फौजी जो है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है यूक्रेन के अंदर। ये जो प्लान है, ये एक बहुत ही अजीब प्लान है, और इस प्लान को उन्होंने कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको हम एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये जो प्लान है ये तो नेटो के मुल्क हैं, ये खुद वो फरीक हैं, तो वो अगर आ गए वहाँ पे नेटो के, मतलब है कि वो नाम ना भी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर खुद भी आ गए तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। एक शख्स जो है वो टोटल ट्रंप इंतज़ामिया में इरेलीवेंट हो चुका है, अभी तक इरेलीवेंट है, आगे जाके हो सकता है इरेलीवेंट हो जाए। वो है जनाब ये जनरल रिटायर्ड कीथ केलॉग। इन कीथ केलॉग को इन्होंने अपॉइंट किया था यूक्रेन और रशिया का नुमाइंदा खुसूसी, और नुमाइंदा खुसूसी इनको वहाँ का अपॉइंट किया था, और स्टीव वित्कॉफ को अपॉइंट किया था मशरिक़ वस्ता का। अब जो स्टीव वित्कॉफ है वो सारा यूक्रेन का भी रौला रप्पा निपटा के, और वहाँ से वो यरगमाली छुड़वा के, और वो सऊदी अरेबिया पहुँचे हुए थे, और वो आगे यहाँ पे गज़ा और मशरिक़ वस्ता को देख रहे हैं। अब कीथ केलॉग जो हैं दरमियान में, उन्होंने अजीब एक, वो बेचारे ऑन बोर्ड ही नहीं थे, वो गए जनाब EU के इजलास में, उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, यूक्रेन ज़ेलेंस्की कदम बढ़ाओ, तुम्हारे बगैर फैसला कर ही नहीं सकती दुनिया की ताकतें। फिर वो नेटो के इजलास में गए, वो बेचारे शरीक होते रहे हर जगह। उनको नहीं पता कि JD वैंस ने, मार्को रूबियो ने, और ये हेक्सेट ने जो सेक्रेटरी डिफेंस है, उन्होंने आके क्या करना है वहाँ पे, उनकी आवभगत होती रही। वो नेटो वाले खुश हो रहे हैं, ये आप देखें ना, नेटो वाले इतने खुश हो रहे हैं कि ये पिछले हफ्ते आप देखें 9 स्लाइड, नेटो सेक्रेटरी जनरल वेलकम्स यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल एनवॉय, 9 स्लाइड, कीथ केलॉग टू द नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। जब भी पहुंचे जनाब, ये 17 तारीख को खड़े हो गया क्राउड, तालियां बजा रहा है इनके लिए, वाह वाह सुभान अल्लाह, आ गए। वो थोड़ी देर वापस आ जा रही है तो उनको तो फेंक दिया उठा के साइड पे। ये तो सऊदी अरेबिया में नहीं थे, उस इजलास में ही नहीं थे जब डिसाइड हो रहा था ट्रंप का और पुतिन की मुलाकात, जो उनके वफूद मिल रहे थे उनकी मुलाकात के सिलसिले में। अब ये जो कीथ केलॉग हैं बेचारे, अब इनकी पोजीशन बड़ी अजीब थी। इन्होंने हर जगह इन्होंने बात की कि, बल्कि आप ये 10 स्लाइड देखें इन्होंने, ये और देखें आप, ये पिछले हफ्ते के इनका बयान देखें आप, ये बेचारों को पता ही नहीं था कि इनसे ऊपर क्या हो रहा है। ये बयान 10 स्लाइड देखें। US यूक्रेन एनवॉय, केलॉग सेज नो वन विल इम्पोज पीस डील ऑन ज़ेलेंस्की तुम्हारे ऊपर कोई अमन मुज़ाकरात नहीं थोप सकता। ना सिर्फ ये कि वो मुज़ाकरात थुप गए, बल्कि वो कॉमेडियन भी बन गया, वो डिक्टेटर भी बन गया, वो फारिग भी हो गया साइड पे बैठ के, और वो ये
अब कीथ के लोग जो है वो घूम रहे हैं यूरोप के अंदर, इनको पूछ ही नहीं रहा, उन्होंने कहा इससे दूर हो भाई, ये पता नहीं क्या, ये कौन है ये आदमी। वो कीथ के लोग साहब बेचारे जो हैं वो आज फिर पहुंच गए हैं यूक्रेन। उन्होंने ज़ेलेंस्की साहब को ज़रा ठंडा किया। ज़ेलेंस्की ज़ाहिर है दुखी हैं और डरे भी हुए हैं, ज़ेलेंस्की डरे हुए हैं कि एक पावर जिससे वो सिक्योरिटी अपनी तलब कर रहे थे उसने कह दिया ये तो डिक्टेटर है। इसका मतलब है कि इस वक्त प्यूटिन या खुद यूक्रेन की फ़ौज हमेशा ये एक तरह से ये बड़ी ख़तरनाक पोजीशन हो जाती है, उनकी फ़ौज में से उठ के उसको किसी भी वक्त ज़ेलेंस्की को गिरफ़्तार भी कर सकता है, गिरफ्तारी से ज़्यादा कोई कदम भी उठा सकता है यूक्रेन की अपनी आर्मी से। और क्योंकि ज़ाहिर प्यूटिन और ट्रम्प दोनों की तरफ से मैसेज आ गया ना कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ज़ेलेंस्की को इस वक्त, और यूरोप भी पीछे हट गया 2 कदम के, भाई अब ये तो बात बड़ी अजीब सी है। तो आसपास फिर गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये वो ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता मैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह की सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाती है कि प्यूटिन है एक तरफ, ट्रम्प है, और दरमियान में जो ज़ेलेंस्की मजाक उड़ा रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट का, जबकि प्यूटिन साथ है भी नहीं, और इतनी ज़्यादा फ़ौजें और ड्रोन्स अटैक्स हो रहे हैं और ये सारे हैं, तो मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की ने काफ़ी गड़बड़ कर दी। अब इसमें जो है वो 2-3 बातें साथ हैं। एक तो ये है कि बरतानवी वज़ीर आज़म स्टैमर ने उनसे बात की फ़ोन पे और काम डाउन, उनको ठंडा करवाया। उधर से माइक वॉल जो कि NS हैं उन्होंने भी कहा है कि काम डाउन, ज़ेलेंस्की ठंडे हो जाओ, आराम से ज़रा खामोशी इख्तियार करो। उधर से टर्की ने भी कहा है कि आप खामोशी इख्तियार करें, काम डाउन, ठंडे हो जाओ, ये जज्बाती गुस्सा, मैं सऊदी अरब नहीं जाऊँगा, मतलब सामान फेंक रहे हैं घर पे उठा के, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मतलब चीज़ें, शैतान बच्चा, क्योंकि ठंडे होकर बैठो, पीस टॉक्स हो रही हैं, और मैं ये मतलब वो अजीब से फेज़ में चले गए हैं कि मुझे कैसे बाहर निकाला, ठीक है ना, इतना बड़ा इजलास हो रहा था तो मुझे क्यों निकाला, तो उस वाले फेज़ में चले गए। तो मसला ये है कि वो अब उनको ठंडा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यूरोप जो है वो बुरी तरह से इसमें तकसीम हो गया है। एक तो ये है कि ये जो प्लान है, ये प्लान अगर वहाँ जाता है, पहली बात तो ये कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के इश्यूज अलग हैं, ब्रिटेन EU नहीं है, तो ब्रिटेन अपनी बात भी करेगा ना, ब्रिटेन पूरे यूरोप का तो ठेका नहीं लेके जाएगा ना, वो तो मैक्रों बात करेंगे। अच्छा, जो शोल्स हैं उन्होंने भी, जर्मन चांसलर ने भी मजम्मत की इस बयान की प्रेसिडेंट ट्रंप के, और वो उन्होंने भी कहा हम उनके साथ हैं, ज़ेलेंस्की के मतलब क्या साथ हैं, वे ज़ेलेंस्की को या तो बचाएं या उसको जितवाएं या जो भी करना है करें। वो तो कह रहे हैं ना कि सारा तो फ़ायदा यूरोप ने उठाया इससे, जंग से, करप्शन हुई है, ये हुआ है, अमेरिका को क्या मिला, ये तो अमेरिका ने बस कह दिया ना, उन्होंने तो कह दिया। अब इसमें यह है कि यूरोप की जो तकसीम का मरहला है, यानी टूटने का मरहला, कि नेटो डिवाइड होगा, क्योंकि ये तो एक अलग आर्मी बन गई ना, अब यूक्रेन में एक अलग आर्मी बनाने की बात हो रही है कि जिस आर्मी में अमेरिका नहीं होगा और यूरोपियंस होंगे। अच्छा, इसको अगर किसी ने इसको और समझनी है ना इस चीज़, तो ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट में 6 मैं ये जो है ना इसको सजेस्ट करूंगा, इसको देखें, यूरोपियंस एक्सप्लोर ट्रूस और यूक्रेन सीज फायर एंड वांट US सपोर्ट, यानी अमेरिका के जो जहाज हैं वो ऊपर से एयर कवर दें, और यूरोप के, ये नेटो नहीं है, यानी नेटो से हटके एक यूरोपियन आर्मी है जो काम नहीं कर सकती अमेरिका के बगैर, यानी है ये यूरोपियन आर्मी, लेकिन ये अमेरिका की इसको एयर सपोर्ट चाहिए कि अगर जब बॉम्बिंग हो, मिसाइल हो, तो वो सारा काम अमेरिका करे, तो अमेरिका तो भी जंग में रहेगा। तो इसको रशिया ने उड़ा दिया इस चीज़ को, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात हो गई। मास्टर क्रेमलिन की तरफ से आज बात हुई है कि जी मास्टर कार्ड और वीज़ा और बाकी जो हैं मामला, उसके ऊपर हमारी बात चले, फाइनल नहीं हुई, लेकिन मैंने एक बात पहले भी की, दोबारा कह रहा हूँ कि सैंक्शंस हटाने की और इसके हवाले से ये बात आगे चल रही है। इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बात कर दी, उन्होंने कहा मेरा एक सच्चा दोस्त है और मैं चाहता हूं कि वो जल्द मेरे मुल्क आए। तो रिपोर्टर ने पूछा कौन हजूर, उन्होंने कहा शी जिनपिंग, या वो आ जाए या मैं आ जाऊं। तो अब वो शी जिनपिंग से, और साथ ही वहां पर ट्रंप इंतजामिया में से डिबेट हो रही है कि कितनी बड़ी मार्केट है चाइना की अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए, और ये क्या इशू है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह वगैरह। टिकटॉक में अगर वो हमारे साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, आके चाइना के कंपनीज आ जाती हैं और पार्टनरशिप करती हैं, और ये डीप सीक वगैरह कुछ टेक्नोलॉजी में शेयर कर लें उनके साथ, कुछ वो सब दे दें, कुछ हम दे दें, कुछ यहाँ पे उनकी टिकटॉक चल रही है, मैं खुद टिकटॉक करता हूँ, तो टिकटॉक की तरह के मामला हम बाकी कंपनी के साथ क्यों नहीं कर सकते, चाइनीज़ ब्रांड्स के साथ। और ये टैरिफ वगैरह जो है, ये सारे मामला को भी, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, ट्रेड डील करते हैं, बड़ी ट्रेड डील साइन करते हैं ना चाइना के साथ, क्या मसला है। अगर हम प्यूटिन के साथ कर सकते हैं ये सारे मामला, तो चाइना के साथ भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का मामला है, एग्रीकल्चर का मामला है, वो सुना है बड़े ज़बरदस्त बीज बना रहे हैं, वो बीज अगर वो लाके यहाँ पे लगा देते हैं तो ये तुम लोग यहाँ पर और ख़र्चा कम हो जाएगा, DOGE वालों, ये जो लोगों को फड़काते जा रहे हो,
तो ये तो और लोग फड़काए जाएंगे कि टेक्नोलॉजी तो हम चाइना से ले लेंगे बहुत सारी, उनको ज़रूरत हुई तो हम भी दे देंगे, और सरमायाकारी भी चाइना की कंपनियां यहाँ पे करेंगी आके। तो वो जो है उन्होंने जनाब एक जिसे कहना चाहिए ना ओलिव ब्रांच दोबारा, एक तो इनॉग्रेशन सेरेमनी पे उन्होंने कहा था कि तशरीफ लाएं, शी जिनपिंग नहीं गए थे, फिर उन्होंने कहा ब्रिक्स में मैं लगा दूंगा टैरिफ्स, और मैं जो हूँ वो चाइना के ऊपर उन्होंने थोड़ी बहुत बात की थी, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा बात की है कि मैं एक बहुत अच्छी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड डील साइन करने का सोच रहा हूँ चाइना के साथ, और मैं चाहता हूं कि वो डील भी हो जाए, और शी जिनपिंग जो है उनसे मेरी बात हो चुकी है, दोनों की जहन में रखें कि पुतिन से भी बात हो चुकी है फ़ोन पर, और शी जिनपिंग से भी शी जिनपिंग से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा ट्रेड डील चाइना के साथ हम करते हैं, और बाकी दुनिया के तो इन्होंने तो सब ने हमें, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि याल्टा कॉन्फ्रेंस के 3 Bs को सामने रखें, कि याल्टा कॉन्फ्रेंस के 3 जो बड़े Bs थे, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि मैं अगर चाइना के साथ हम मामला तय कर लेते हैं, ये दुनिया हमें और चाइना को लड़वा के अब आपस में, और ये बाकी लोग सारे जो दुनिया के ये अपने अपने मामला तय कर रहे हैं, तो मैं इनके साथ एक डील करता हूँ, चाइना के साथ एक डील करता हूँ। और ये जो है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है, ये इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने टाइम लेनी 18th में, राइटर्स को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ट्रम्प एक्सपेक्ट्स विजिट फ्रॉम 18th, विजिट फ्रॉम चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी विदाउट गिविंग टाइमलाइन। उन्होंने कहा कि वक्त तो अभी साफ क्लियर नहीं है, लेकिन यह है कि मैं चाइना के प्रेसिडेंट का दौरा मैं तवक्को रखता हूं कि वो जल्द आ जाएं। अच्छा, 19th, आई अ बिगर बेटर ट्रेड डील विद चाइना, यानी एक ऐसी डील हो जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो, जिसमें अमेरिकन गुड्स को भी बहुत ज़्यादा, मतलब चाइना के साथ एक बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, बाकी मुल्क जो है उन वो बात की बात है, वो भी इंपॉर्टेंट है, मगर ये जो 3 है ना, मतलब रशिया के साथ मैं डील करने जा रहा हूँ, यूरोप देखता रहे अपने, अगर मैं चाइना के साथ डील कर लेता हूँ तो फिर ये डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन, और ये बाकी जो तंजीमें वगैरह चाइना की बन रही है, चाइना यहाँ आके ऊपर हम तय करते हैं तो बाकी नीचे मामला तो फिर वो मतलब है कि ताइवान, मेक्सिको, ये कि पनामा कैनाल, ये सारी सेकेंडरी हो जाए, मतलब मैं बात क्यों ना करूं। यकीनन ये बात जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने की है, इससे पहले कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका की बात हुई है, और इसमें बहुत से रोल, अच्छा बज़ाहिर आपको बड़े हॉक्स नज़र आने, चाइना हॉक्स, लेकिन ये वैसे ही है जैसे एक ज़माने में आपको नज़र आ रहे थे कि बहुत ज़्यादा नेतन्याहू के प्रो लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन जब ट्रम्प ने फैसला किया, पहले तो उसने फैसला किया कि ये मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर दूंगा, लोग बाहर निकलें, रिवेरिया बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन साथ ही ट्रम्प जो है वो डील हो गई, और उसमें क्या हो रहा है वो अभी बात करते हैं उस पर। लेकिन ये कि चाइना हॉक्स मौजूद हैं, लेकिन फैसला तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने करना है ना। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स आया है चाइना का, वो इम्पॉर्टेंट है। चाइना के जो 20 स्लाइड, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने ट्रम्प का जो रिस्पॉन्स है न्यू ट्रेड डील का, उसके ऊपर चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्स दिया है। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आज की दुनिया में टैरिफ्स लगाना और सैंक्शंस लगाना, टैरिफ्स लगाना, सैंक्शंस लगाना, ये बड़ी ताकतों के लिए और पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह होता है। तो उन्होंने एक तरह से इसको, यानी आप समझें कि वेलकम, कंडेम नहीं किया। उन्होंने कहा ये ट्रेड डील से पहले ये ज़हन में रखेंगे, जो टैरिफ लगाने की बात हो रही है चाइना पे या बाकी चीज़ों पे, और वो कभी भी मसाइल का हल नहीं होती। वो ट्रम्प ने भी यही कहा है कि टैरिफ लगाना हल नहीं है। इन्होंने भी आगे से यही कहा है, चाइना ने भी, कि टैरिफ लगाना हल नहीं है। पहले वो 2020 में जो हुआ था, वो अगर ट्रम्प कंटिन्यू कर जाते, ट्रम्प के कैंप में ये फीलिंग है कि भाई अगर वो ट्रम्प दोबारा जीत जाते तो चाइना के साथ ये तलखी ना होती जो बाइडेन दौर में हुई है, दोबारा चाइना के साथ तो वो गुडी गुडी होना शुरू हो गए थे। अच्छा, इस सारे मामले में अब आ जाएं कि यूरोप के अंदर तो ये तलखे, अब यूरोप ने जाना है, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने जाना है, जो मैक्रोन ने जाना है, वो पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि मैक्रोन से लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट मैक्रोन यूरोप की बात करेंगे। जो बरतानवी वज़ीर आज़म है, उन्होंने यूरोप की बात भी करनी है, उन्होंने बरतानिया की अलग से बात भी करनी है, और उन्होंने ये भी बात करनी है क्योंकि उनकी फ़ौजें लीड करेंगी बूट्स ऑन द ग्राउंड यूक्रेन में। क्या इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प अप्रूव कर देंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज एक दो और ऐलान हो गए, और वो इतने स्ट्रॉन्ग ऐलान हुए हैं। आप जरा वक्फा लें, उसके बाद बात कर देंगे। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बेकनाज़। डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया कि IMF का जो मिशन है उससे क्लाइमेट फंड की मद में $1 से $1.5 अरब मिलने की उम्मीद है। कितना खुशाइंदा है? ये आने वाले दिनों में तो सारा दुनिया का जो पूरा सिस्टम है ये ऊपर नीचे होने जा रहा है। और आज जो मैं ये बात कह रहा था कि गज़ा के हवाले से 4 जो बाकियात हैं लोगों की आज वो वापस हुई, और उसमें वही बात जो कल हमने की थी कि एक खातून और उनके 2 छोटे बच्चों की बाकियात भी उसमें थी। तो इसलिए आज ज़रा माहौल बड़ा मुख्तलिफ था। और उसमें जो इज़राइल में बड़ी शदीद तनकीद हो रही है नेतन्याहू पे कि उसने ये 2 बच्चों के लिए या बाकी बच्चों के लिए पहले बात क्यों नहीं की। और ये यरगमाली जो पहले जब रिहा हो रहे थे, पहली जो स्टेज सीज़ फायर की 2023 में आ गई थी, इन बच्चों को रिहा करवा लेना चाहिए था। और जब ये हमास के लोग कह रहे थे, बहरहाल एक बड़ा अफसोसनाक एक सूरत हाल बनी है। और अभी गज़ा में कितने बच्चे हैं, और ये मतलब ये जंग या जाहिरियत को ख़त्म होना चाहिए और ये मामलात आगे बढ़ने चाहिए। तो उसमें एक बड़ा ऐसा था जिसमें वो ताबूत जो हैं वो रखे गए वहाँ पे। फिर उसके बाद वो रेड क्रॉस की गाड़ियाँ आई, उन्होंने वो उठाए, ताबूत ले गए, और वहाँ पे उनका जो फोरेंसिक वगैरह है वो हो रहा है। देखा जा रहा है कि कितने देर पहले किस तरह से ये लाशें जो हैं जो भी उनकी तदफीन होगी। तो एक बड़ा एक पिछली जो भी यरगमाली रिहा होते थे उनसे मुख्तलिफ आज सिलसिला था। सदर अब्दुल फताह सिसी जो हैं वो सऊदी अरेबिया पहुँच गए, और कल सऊदी अरेबिया में इंतहाई अहम इजलास एक होने जा रहा है अगले एक दिन में, और कल ग़ालिबन। और उसमें जो है वो बात होने जा रही है कि जीसीसी के ममालिक यानी कुवैत, बहरीन, कतर, UAE और ओमान, और 2 ममालिक GCC से बाहर यानी इजिप्ट और जॉर्डन के सरबराहान शरीक होंगे। और ये जो हैं ये शरीक होंगे सऊदी अरेबिया के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान की दावत पे। और उसमें वो मिस्र का जो प्लान है जिस पे हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं कि अच्छा उसका जो पहला मरहला है ये भी डिस्कस हो रहा है कि वो बहुत छोटा होगा, यानी जिसमें एक इलाका पहले बन जाएगा जिसमें शायद 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं सिर्फ। वहीं पर फ़लस्तीन के जो गज़ा के लोग हैं वहीं फ़लस्तीनी वहीं शिफ्ट हो। तो तेज़ी के साथ इस पे बात हो रही है। थोड़ा सा जो देखना ये है कि उसमें जो अगली वहाँ की जो भी इंतज़ामिया है वो कौन होगी, यानी इस पे बात हो रही है। और जाहिर है कि UAE, कतर के जो अमीर ईरान गए हैं उसमें यकीनन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी वहाँ पे आयतुल्ला खामेनेई से भी मुलाकात हुई है। एक तो ईरान के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, दूसरा आयतुल्ला खामेनेई से मुलाकात हुई, रहबर से मुलाकात हुई है। और वो वापस जाके कल वहाँ शरीक होंगे। तो यकीनन वहाँ पे ये देखना है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी, हमास, इस्लामी जिहाद, कुछ ऐसी शख्सियत पे आमादा हो जाएँ जिन पे कोई इश्यू ना हो, और वो जो है वो सबको एतमाद हो, और वो जो है वो अगली फ़लस्तीनी क़यादत तो अबूरी जब तक इलेक्शंस नहीं होते वहाँ पे। तो इसके ऊपर यकीनन कल बात होगी, और देखना ये है कि इसके ऊपर क्या मामला। इस पर कुछ इख्तलाफात भी हैं, लेकिन वो अब यहाँ तक बात चली गई है इतनी, तो मेरे ख्याल से वो इख्तलाफात भी ख़त्म हो जाएंगे और ये मामला आगे बढ़ेगा। इसमें UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, बाकी मुल्क सारे, कुवैत जो है वो तो बग़ैर किसी यानी जो भी क़यादत हो वो कुवैत ने तो कहा कि हम फौरी तौर पर फंड ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी ममालिक शायद उसको स्ट्रेटेजिक हवाले से वो, तो ये कल का इजलास तारीख़ी इजलास है। मेरा नहीं ख्याल कि अरब ममालिक का कोई इतना अहम इजलास उनके सरबराहान का कई दहाइयों के बाद हो रहा है, जिसमें ये तय होना है कि फ़लस्तीनी जो रियासत है वो कैसे बनेगी और किस तरह से। और वो बात करके चले गए, मार्को रूबियो और ट्रम्प ने बात कह दी कि मुतबादिल प्लान पेश करें। और उसके साथ ही हमास का वो प्लान भी सामने रखा हुआ है कि हम सब लोगों को एक साथ छोड़ने को तैयार हैं, इसराइल भी तैयार हो जाए। तो इस वक्त जो है वो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है अरब ममालिक की क़यादतों पे कि आप जल्दी इसको तेज़ी के साथ आगे लेके चलें। ऐसा फैसला जो सबके लिए काबिल कबूल हो। फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी मौजूद होगी, हमास भी ऑन बोर्ड होगी, सारे लोग होंगे। लेकिन इससे ये जो एक जाहिरियत है इसका ख़ात्मा हो और आगे 2 रियासती मामला हल हो। ज़ाहिर है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर ये अरब ममालिक तैयार करने ये इन्होंने प्लान रख दी है इजिप्ट ने, तो ये बहुत एक मेरे ख्याल से एक तारीख़ी दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं, तारीख़ी वाक़यात हो रहे हैं। अच्छा, जो लेवरोव हैं जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने मुलाकात की थी मार्को रूबियो से, वो पहुँच गए हैं जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत इख्तियार कर गया, यानी जो जनूबी अफ्रीका का दारुल जोहान्सबर्ग, वहाँ पे G20 समिट हो रही है। वो G20 समिट जहाँ पे अमेरिका शरीक नहीं हो रहा क्योंकि वो
साउथ अफ्रीका में हो रही है। साउथ अफ्रीका के हवाले से वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने निकाला था कि वहाँ कवानीन, सफ़ेद फार्म और वो जो एक कानून उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, और ये कि साउथ अफ्रीका ने चूँकि जेनोसाइड के ऊपर भी एप्लीकेशन डाली हुई ICC की, जिसको वो ट्रम्प कहते हैं कि हम उसकी फंडिंग बंद कर रहे हैं, तो बहरहाल वो वहाँ नहीं जा रहे। लेकिन वहाँ पे चूँकि रशिया भी मौजूद है, चाइना भी मौजूद है, इंडिया भी मौजूद है, टर्की भी मौजूद है, तो हो सकता है इंडिया और चाइना के दरमियान आपस में डे एस्केलेशन में बात हो जाए कुछ साइड के ऊपर, और हो सकता है यूरोप के लोग भी हैं तो लेवरॉव भी मौजूद है, तो वहाँ यूरोप की उनके साथ बात हो जाए, ठीक है, लेवरॉव की और टर्की की बात हो जाए। वैसे लेवरॉव जो है वो टर्की जा रहे हैं, अलग से लेवरॉव टर्की जा रहे हैं। वक्त मेरे ख्याल से ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का। मैं सिर्फ इसमें दो बातें कर दूँ। एक ज़बरदस्त मूवी जेम्स बॉन्ड की गोल्ड फिंगर के नाम से, ज़बरदस्त मूवी गोल्ड फिंगर जो मूवी है उसमें जेम्स बॉन्ड जो है इसका जो विलन है वो एक बहुत बड़ी तिजोरी उसने तोड़नी है जिसमें सोना है। अच्छा, वो जिस जगह का प्लान करता है जेम्स बॉन्ड की उस मूवी में, वो एक तिजोरी है और जिस जगह पे है वो है फोर्ट नॉक्स कैंटकी के अंदर। एक बहुत, आप समझें कि एक देखने में अजब सी इमारत नजर आएगी, चारों तरफ से। गोल्ड फिंगर में इसका जिक्र है, लेकिन अभी मैं जो जिक्र कर रहा हूँ किसी और अंदाज में कर रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग है इसकी सिक्योरिटी, इसका ये चारों तरफ इसके जो है ये ग्रेनाइट लगा हुआ है, यहाँ पे ड्रोन्स, यहाँ पे सैटेलाइट इसकी हिफाजत करते रहते हैं, कोई आसपास आदमी नहीं फटक सकता। ये अलग थलग से एक इमारत है, और इस इमारत के नीचे जो है वो तिजोरी है जिसमें अमेरिका के गोल्ड रिजर्व्स हैं, सोना। अमेरिका का सोना जिस जगह पे 56% जो ज़खायर हैं अमेरिका के गोल्ड के, वो इस बिल्डिंग के तहखाने में है। आज प्रेसिडेंट ट्रम्प दौरा कर रहे हैं फोर्ट नॉक्स का। ये जो ज़मीन है ये 1936 में ये मिलिट्री ने ये अपनी जगह दी थी, यहाँ पर ये बिल्डिंग तामीर हुई थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के अंडर आती है। और जो गोल्ड के ज़खायर हैं, गोल्ड बार्स हैं अमेरिका के पास, जो गोल्ड के ज़खायर हैं उसमें ये अंदर मेरे ख्याल से कुछ 400 ट्रॉयज़ हैं, और उसमें जो है वो कुछ 13 या 13 किलो के दरमियान एक बार है, और ऐसी कुछ बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में बार्स हैं, और 56% जो गोल्ड रिजर्व है अमेरिका का वो यहाँ पे मौजूद है। 8,134 टन सोना है अमेरिका के पास टोटल। वहाँ पे जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, और ये बात दोबारा से डिस्कस हो रही है इस वक्त। कल होगा फाइनल तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इम्कानात कुछ मार्केट जाहिर कर रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प डॉलर को दोबारा गोल्ड के साथ लिंक करने जा रहे हैं, जिस तरह निक्सन से पहले था, ताकि यानी एक सोना जो है वो यानी $1 सिर्फ कागज़ की पर्ची नहीं रहेगा, बल्कि उसके साथ दोबारा गोल्ड को नथी कर देंगे, ताकि लोग जब डॉलराइजेशन रुक जाए और जो लोग ज़्यादा डॉलर ख़रीदें कि भाई ये खाली कागज़ नहीं है, इसमें सोना भी है, तो एक बात चल रही है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का अचानक फोर्ट नॉक्स के दौरे का ऐलान, जहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स हैं, तो अब देखते हैं कि आगे अगले 24-48 घंटों में क्या खबरें सामने आती हैं। लेकिन यह है कि बहुत बड़े फैसले हो रहे हैं, और तमाम दुनिया जो है वो, हमारी तो दुआ है कि अमन और शांति की तरफ जाए, सुकून की तरफ जाए, और आवाम को, लोगों को कुछ मिले। ये जो डिफेंस या जो DOG की कटिंग्स हुई हैं, उसमें प्रेसिडेंट अपने कहा कि 20% उसका अमरीकी अवाम को दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।